वेलकम टू बायो एक्सप्लोरा। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम्स के बारे में। हमारे जेएसटी सिलेबस में बायोलॉजी पोर्शन का ये सेकंड लास्ट टॉपिक होगा और हम तकरीबन सारे पॉइंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप क्लास 9th और फर्स्ट ईयर की लेवल पे भी जाएं तो एंजाइम के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए आपके जेएसटी टेस्ट के लिए, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। सो क्विकली स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम के बारे में। पहले तो ये एंजाइम को समझते हैं कि ये एंजाइम होता क्या है, उसके बाद फिर हम बहुत सारी इसके बारे में बाकी की आगे की जो कार्रवाई है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो आप एंजाइम के बारे में बोलते हैं कि सर जो एंजाइम होता है वो बायो कैटालिस्ट होता है। ये बायो कैटालिस्ट होता है, ये पहली चीज तो आपको ध्यान में रखनी है। व्हिच स्पीड अप, अब बायो कैटालिस्ट की डेफिनेशन क्या है वो यहीं पे बता रहा है। वो बोल रहा है कि सर व्हिच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। असल में कैटालिस्ट वर्ड का मतलब है द वर्ड कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का मतलब यही होता है कि सर ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करें। ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कराते हैं। कोई ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप नेचर के अंदर कोई भी चीज ले ले, मिसाल के तौर पे रस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा है, मिसाल के तौर पे आप घी को, ऑयल को घी में कन्वर्ट कर रहे हो, मिसाल के तौर पे आप ये हमारे पास दाल जो होती है ना, जो हम घरों में दाल पका रहे होते हैं, कभी कभी पानी का थोड़ा बहुत फर्क होता है, तो उससे क्या होता है दाल को पकने में थोड़ा टाइम लग रहा होता है, दाल या चने, तो हम क्या करते हैं उसके अंदर थोड़ी सी सोडा लगाते हैं ताकि वो जल्दी बॉयल होना शुरू हो जाए, वो जल्दी अपनी फॉर्म में आना शुरू हो जाए। तो हम कहते हैं कि सर ये जो इफेक्ट हो रहा है ये कैटालाइजिंग इफेक्ट हो रहा है। आप बोल रहे हैं सर केमिकल रिएक्शन जो स्पीड अप हो रहा है, स्पीड अप होना केमिकल रिएक्शन का, उसको स्पीड अप करने वाले कौन होते हैं? कैटालिस्ट होता है। लेकिन आपको पता है हम एंजाइम को कैटालिस्ट नहीं बायो कैटालिस्ट बोलते हैं। उसका रीजन ये है कि सर दे स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन विद इन द लिविंग विदाउट बीइंग इन्वॉल्विंग या विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। इस लाइन को मैं बाद में समझाता हूं, पहले मैं इसको देखता हूं। तो आप बोलेंगे कि सर एंजाइम जो होते हैं वो बायो कैटालिस्ट होते हैं। ये सवाल आ सकता है कि सर एंजाइम जो है वो क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये बायो कैटालिस्ट है। अब इसका लॉजिकल सवाल आ सकता है कि सर बायो कैटालिस्ट क्यों है, तो आप बोलेंगे सर ये क्योंकि ये स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शंस को लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले लें, आप एक रोटी का टुकड़ा बाहर रखें और एक रोटी का टुकड़ा आप खुद खाएं, आप उसको हजम करने के लिए कितनी देर लगाएंगे? मैं समझता हूं कुछ 2-3 घंटे। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, 2-3 घंटे भी बहुत बता रहा हूं मैं आपको। आप उतनी देर के अंदर पूरा उसको फिनिश कर लेंगे, आपकी बॉडी उसको यूज कर लेगी, एनर्जी बना लेगी। लेकिन अगर आप एक रोटी का टुकड़ा बाहर रखें, मैं बोल रहा हूँ आप उसमें से एनर्जी निकालो, तो आपको पता है उसको कम से कम 100 सेंटीग्रेड पे आप उसको गर्म करो, तब जाके वो जले, उसमें से एनर्जी निकले। तो आप बोलेंगे सर वहां पे वही रोटी का टुकड़ा बाहर इतना टेम्परेचर ले रहा है, इतना प्रेशर ले रहा है, तब जाके वो एनर्जी बना रहा है, लेकिन आपकी बॉडी में वो नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पे वो इतनी एनर्जी बना रहा है। तो आप बोलेंगे सर इट इज बिकॉज ऑफ एंजाइम। ये सारा क्रेडिट किसको जा रहा है? एंजाइम को। तो इतने सारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हमारी बॉडी में, प्रोटीन बन रहे हैं, खाना टूट रहा है, कहीं पे प्लांट जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, कहीं पे हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज जो है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये सारे रिएक्शन करने वाले असल में कौन है? आप बोलेंगे सर दे आर एंजाइम। आई होप समझ में आ गया, डेफिनेशन क्लियर होगी। उसके बाद आप इसकी डिस्कवरी के बारे में पूछेंगे कि सर इसको डिस्कवर किसने किया? डिस्कवर नहीं, नाम रखा। अगर हम एंजाइम के नाम रखने की बात करें तो ये टर्म एंजाइम जो है इसका नाम रखा विलियम कोहेन ने। विलियम कोहेन, इन्होंने 1877 में नाम रखा था एंजाइम का। और एंजाइम वर्ड का मतलब होता है इनसाइड यीस्ट। ये दो वर्ड्स पे मुश्तमिल है, एक एन दूसरा जाइमीज। एन मीन इनसाइड, अंदर, जाइमीज वर्ड का मतलब होता है यीस्ट। यीस्ट कौन है? एक जानदार, एक फंगस है। असल में इन्होंने यीस्ट को जब स्टडी किया तो उन्होंने उनका कैटालाइजिंग इफेक्ट देखा। जैसे वाइन का, शराब का पैदा होना यीस्ट पैदा करता है, जैसे ब्रेड को फुलाना ये कैटालाइजिंग इफेक्ट है, कितना जल्दी स्पीड अप कर रहा है उसको। तो उन्होंने उनके लिए वर्ड एंजाइम का यूज किया। और असल में वो केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को फास्ट करते हैं, लेकिन बाहर नहीं, लिविंग की बॉडी में। तो आप बोलते हैं सर दे आर कॉल्ड एंजाइम। आई होप समझ में आ गया। अब आपसे जेएसटी सिलेबस में क्या चीजें पूछी जा सकती हैं एंजाइम के बारे में, तो हम बात करेंगे एंजाइम के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में, जिसमें मेन चीज आती है कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको पता होने चाहिए। दूसरे नंबर पे स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम पता होना चाहिए।
एग्जाम्पल्स कुछ आपको पता होनी चाहिए, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट पता होनी चाहिए, उसके बाद मोड ऑफ एक्शन एंड एंजाइम इनहिबिशन पता होनी चाहिए। तो हम ये सारी चीजें वन बाय वन डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। पहले स्टार्ट करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स से। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है, आपसे पूछा जाए कि भाई, आपसे पूछा जाए कि ये एक टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। आप बोलेंगे सर टीचर के कैरेक्टरिस्टिक्स ये होते हैं कि वो पढ़ाता है, वो क्लासरूम को मैनेज करता है, वो बच्चों को समझाता है, और ऐसी बहुत सारी चीजें, आप एक पूरी लिस्ट बना सकते हो। मैं आपको बोलता हूँ सर मछलियों के, फिशेस के कैरेक्टर बताएं। जैसे कि हमारे एक दोस्त ने कमेंट किया था, सर फिशेस के ये कैरेक्टर होते हैं, दैट्स वेरी गुड। आप मुझे बर्ड्स के कैरेक्टर कमेंट करके बताइएगा, बर्ड्स किसे कहते हैं। तो आपने बर्ड्स के कैरेक्टर बताने हैं, तो हमें कैरेक्टर से पता चलता है कि असल में आप किसकी बात कर रहे हो, या ये उसकी पहचान होती है किसी भी चीज की। तो अगर आप एंजाइम की पहचान की बात करो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलेंगे सर एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर। जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, ये चीज मेन है। आप बोलेंगे सर दुनिया में मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम प्रोटीन के बने हुए हैं, लेकिन मैं मेजॉरिटी बोल रहा हूं, नॉट ऑल ऑफ देम। आप बोलेंगे कि सर दुनिया में कुछ ऐसे भी एंजाइम है जिनका नाम है राइबोजाइम। कुछ ऐसे भी एंजाइम है राइबोजाइम नाम के। वो राइबोजाइम नाम के जो एंजाइम है वो बने होते हैं आरएनए के। दे आर मेड अप ऑफ आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। आप बोलेंगे कि सर राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि आरएनए का बना है, और दुनिया में सिर्फ यही एक्सेप्शन है। आप बोलेंगे दुनिया में दो टाइप के एंजाइम है, एक प्रोटीनस, दूसरे नॉन प्रोटीनस। नॉन प्रोटीनस सिर्फ एक है जिसका नाम राइबोजाइम है, जो बना हुआ है आरएनए का। आई होप क्लियर हो गया, दैट्स इट। दूसरा, आप बोलेंगे सर जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम है उसमें हमारे पास आता है दे आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। एक चीज, वैसे एंजाइम दिखते कैसे हैं, ये चीज हमारे ध्यान में आ रहा होता है, एंजाइम दिखते कैसे हैं। तो हमने देखा है कि सर ये जो है वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं। ग्लोब्यूलर प्रोटीन का मतलब होता है ये कुछ ऐसे ग्लोबिन्स के फॉर्म में, ग्लोब्यूलेंट्स की फॉर्म में ऐसी कुछ स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं। ये जो मैंने लाइन बना रहा हूं ये सारे प्रोटीन है। अगर ये प्रोटीन का बना हुआ है तो ठीक है, अगर आरएनए का बना हुआ है तो भी ठीक है। आप देखेंगे कि सर ये जो प्रोटीन का अगर ये बना हुआ है तो ये सारे ग्लोब्यूलर प्रोटीन का बना हुआ है, नरम सॉफ्ट ग्लोब लाइक प्रोटीन के बने हुए हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन के। और इनके ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है। देखिएगा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। एक एंजाइम जो है वो किसी एक खास चीज पे काम करता है। जो भी एंजाइम होता है वो किसी एक खास चीज पे काम करता है। तो आप बोलते हैं सर जो एंजाइम है वो काम करेगा किसी खास चीज पे, जिसको आप बोलेंगे एंजाइम का सबस्ट्रेट। एंजाइम किस पे काम करता है? सबस्ट्रेट पे। तो ये एंजाइम है, ये इसका सबस्ट्रेट है। आई होप समझ में आ रहा है। मैंने एग्जांपल देके मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे कि अमाइलेस एक एंजाइम है, पता है किस पे काम करता है? ये स्टार्च पे। ओके, उसके बाद पेप्सिन है, किस पे काम करता है? प्रोटीन पे। तो आप बोलेंगे कि सर पहली पॉइंट ये है कि सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं, इनका एक खास सबस्ट्रेट होता है। दूसरी पॉइंट क्या है कि सर दे आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर, पीएच, ईटीसी। इनका ये सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव का मतलब होता है कि फील कर सकते हैं, वो फीलिंग नहीं जो हम कर पा रहे हैं। ये खुशी गम इसमें नहीं आते। ये फीलिंग का मतलब होता है कि इनके ऊपर चीजों का असर होता है, जैसे टेम्परेचर का असर और पीएच का असर। देखिएगा क्या होता है, अगर टेम्परेचर को आप बढ़ाएं, अगर आप मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी, जब हमें बुखार आता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 से 38 हो जाता है। तो 38 सेंटीग्रेड पे होता क्या है कि हमारे जो एंजाइम होते हैं उनकी शेप में चेंज आना, अब ये वैसे इतना जल्दी होता नहीं है, लेकिन इसमें चेंज होने के चांसेस हैं। तो आप कहेंगे कि सर एंजाइम जो है उसके ऊपर डायरेक्ट असर होता है टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो भी हार्मफुल है, कम हुआ तो भी हार्मफुल है। पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये भी अगर कम या ज्यादा हुआ तो इसका डायरेक्ट असर पड़ता है एंजाइम की एक्टिविटी पे। आप समझ में आ रहा है? तो आप बोलेंगे सर ये सेंसिटिव होता है। अगला कैरेक्टर क्या, कौन सा कैरेक्टर है एंजाइम का अगला? आप बोलेंगे सर दे हैव एन एक्टिव साइट। दे हैव एन एक्टिव साइट। देखिएगा ये जो सबस्ट्रेट होता है जब ये अपने एंजाइम के साथ मिलता है, मैंने अभी बताया कि हर एंजाइम का एक खास सबस्ट्रेट होता है। एंजाइम, हमारी बॉडी में हजारों एंजाइम है और उनके हजारों सबस्ट्रेट हैं, अलग अलग सबस्ट्रेट हैं। आप बोलेंगे सर सबस्ट्रेट को अटैच करने के लिए एंजाइम के पास एक खास जगह होती है, उस खास जगह को बोलते हैं एक्टिव साइट। क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। इट इज कॉल्ड एक्टिव साइट। एंजाइम की वो खास जगह जहां पे उसका सबस्ट्रेट अटैच होता है उसको एक्टिव साइट बोलते हैं। तो बाकी जगह को सर क्या बोलते हैं? बाकी जगह को बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। कौन सी साइट?
एलोस्टेरिक साइड, ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। तो एंजाइम जो है उसकी एक एक्टिव साइड होती है, एक एलोस्टेरिक साइड होती है। क्लियर हो गया? आगे चलें। उसके बाद हमारे पास एंजाइम रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी। जो एंजाइम होते हैं वो रिड्यूस करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये सवाल आएगा आपसे कि सर जो एंजाइम होता है वो इतने बड़े केमिकल रिएक्शंस, इतने कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में नॉर्मल टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड पे कैसे कर लेते हैं? आपके पास एक ही जवाब है। आप बोलेंगे कि सर दे रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है जहां पे एक केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए बाहर आपको 100 सेंटीग्रेड चाहिए, वो वहीं पे आपकी बॉडी में 37 पे वो उस केमिकल रिएक्शन को करवा सकते हैं। तो आप बोलेंगे उसकी एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्शन को स्टार्ट करने वाली जो एनर्जी उन्होंने कम कर दी। तो आप बोलेंगे सर दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करता है। ये पॉइंट हो गया। अगला हमारे पास है सर सम आर एक्सोजाइम्स, सम आर एंडोजाइम। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। आप देखेंगे कि हमारी बॉडी में दो टाइप के एंजाइम है। एक ऐसे एंजाइम होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर हमारे सेल्स के अंदर छुप के बैठे होते हैं। जैसे कि मैं एक एंजाइम बता रहा हूं आपको। यहाँ पे एक एंजाइम है जिसका नाम है कैटालेस। ये जो कैटालेस एंजाइम है ये हमारे पेट में नहीं होता, ये हमारे सेल्स के अंदर होता है और ये सेल्स के अंदर काम करता है। तो आप बोलेंगे सर जो एंजाइम सेल के अंदर काम करे आप उसको बोलेंगे सर दे आर कॉल्ड एंडोजाइम, ये हमारे सेल्स के अंदर होता है। लेकिन जो एंजाइम हमारे सेल में नहीं बल्कि सेल से बाहर आके काम करें, मैं सेल से बाहर आने की बात कर रहा हूं, बॉडी से बाहर आने की नहीं, ये क्लियर कीजिएगा। आप बोलेंगे कि सर कभी कभी जो एंजाइम होते हैं वो बाहर भी आते हैं। जैसे हमारा पेट है, आपने खाना खाया तो डायरेक्टली खाना सेल में नहीं जा रहा, वो तो पेट में पड़ा है, स्टोमक में। तो स्टोमक में जो एंजाइम वहां पे आके उसको खाने को हजम कर रहे हैं, आप उनको बोलते हैं सर दे आर कॉल्ड एक्सोजाइम। एक्सोजाइम किसे बोलेंगे? सर जो काम करें आउट ऑफ सेल, सेल से बाहर, लिविंग से बाहर नहीं, आउट ऑफ सेल काम करें दे आर कॉल्ड एक्सोजाइम। जो सेल के अंदर काम करें दे आर कॉल्ड एंडोजाइम। क्लियर हो गया? आगे चलें। उसके बाद सम आर सिंपल, सम आर होलो एंजाइम। अब यहाँ पे एक और क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पे बताई है। मैंने बोला है कि सर दुनिया में कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं, उनमें कुछ और नहीं होता, कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रोटीन। अगर वो सिर्फ प्रोटीन के बने हुए हैं तो सर दे आर कॉल्ड सिंपल एंजाइम। कौन सा एंजाइम? सिंपल एंजाइम। लेकिन अगर उसमें प्रोटीन के साथ दूसरा भी पार्ट हो तो आप बोलेंगे सर दो पार्ट हो गए, एक प्रोटीनियस पार्ट, दूसरा नॉन प्रोटीनियस पार्ट। तो अगर इसमें प्रोटीनस और नॉन प्रोटीनस दो चीजें हो, मतलब एक हिस्सा प्रोटीन का बना हुआ है, उसी एंजाइम का दूसरा हिस्सा बिना प्रोटीन किसी और चीज के बना हुआ है, तो आप बोलेंगे सर दिस एंजाइम इज कॉल्ड होलो एंजाइम। दिस एंजाइम इज कॉल्ड होलो एंजाइम। तो आप बोलेंगे सर स्ट्रक्चर के हिसाब से, सॉरी कंपोजिशन के हिसाब से दुनिया में दो टाइप के एंजाइम है, एक सिंपल दूसरे होलो। सिंपल में सिर्फ प्रोटीन होता है, होलो एंजाइम में प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों होता है। क्लियर हो गया? आगे चले हम। अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम की। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गए। अच्छा एक चीज मुझसे रह रही है, जहन में आ रहा है मुझे, हाँ मैं बता रहा हूं आपको। आप बोलेंगे सर दुनिया में कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देती है। मैं इसको मिटा देता हूं। दुनिया में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि इनकी स्पीड को कम कर देती हैं। तो आप उनके नाम रखते हैं। आप बोलेंगे कि सर दुनिया में ऐसी चीजें जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को और बढ़ा दें, दे आर कॉल्ड एक्टिवेटर। दे आर कॉल्ड एक्टिवेटर। मैं यहाँ पे मिसाल भी बता देता हूं आपको, जैसे सोडियम, जैसे मैग्नीशियम, जैसे जिंक, ये जो मैंने बताए आयन, ये जो आयन मैंने आपको बताए ये एक्टिवेटर कहलाते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, दे आर कॉल्ड इनहिबिटर। दे आर कॉल्ड इनहिबिटर। इनहिबिटर का एग्जांपल कौन है आपके पास? आप बोलेंगे सर जैसे कि मर्क्यूरी, जैसे कि कैडमियम, मर्क्यूरी Hg मैंने सिंबल लिखा है, मर्क्यूरी हो गया, कैडमियम एंजाइम है, ये जो है ये इनहिबिटर होता है और ये जहर बनाने में इस्तेमाल होता है। जब कोई बंदा जहर खाता है तो उसके एंजाइम इनहिबिट हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और एंजाइम बंद हो गया एनर्जी बनेगी नहीं, वो मर जाएगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? आगे चलें। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम में हमारे पास क्या है? हमने उठाया एक होलो एंजाइम। क्यों होलो एंजाइम उठाए? क्योंकि सर सिंपल एंजाइम में तो होता ही प्रोटीन और कुछ है ही नहीं, क्या पढ़े, तो इसीलिए हमने एक होलो एंजाइम उठाए। जब हमने होलो एंजाइम को स्टडी किया तो वी फाउंड दैट, हमें ये मिला कि एक होलो एंजाइम के दो पार्ट होते हैं, एक प्रोटीनियस पार्ट, दूसरा नॉन प्रोटीनियस पार्ट। जो प्रोटीनियस पार्ट होता है उसको हम बायोलॉजी की जबान में बोलते हैं सर इट इज कॉल्ड एपो एंजाइम। एमसीक्यू आ सकता है, द प्रोटीनियस पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एपो एंजाइम। द नॉन प्रोटीनियस पार्ट ऑफ होलो एंजाइम,
द नॉन प्रोटीनस पार्ट ऑफ होलो एंजाइम इज कॉल्ड एपोएंजाइम, नॉन प्रोटीनस पार्ट इज कॉल्ड कोफैक्टर, इट इज कॉल्ड कोफैक्टर। उसके बाद कोफैक्टर जो है ये नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है। मैं यहाँ पे बना के बताता हूँ आपको। ये है हमारे पास भाई एक एंजाइम, ये एक एंजाइम का, अच्छा मैं इसको एक्टिव साइड को थोड़ा सा डीप करता हूँ ऐसे, ठीक है। आप बोलेंगे सर यहाँ पे ये हो गया प्रोटीनस पार्ट, ओके, और ये हो गया नॉन प्रोटीनस पार्ट। नॉन प्रोटीनस में भी दो चीजें हैं। आप बोलेंगे सर नॉन प्रोटीनस पार्ट पूरे को बोलते हैं कोफैक्टर, ये वाला पार्ट कोफैक्टर है, लेकिन कोफैक्टर के भी दो हिस्से होते हैं। आप बोलते हैं सर कोफैक्टर जो है वो उसका एक हिस्सा ऐसा होता है जो कि ऑर्गेनिक होता है, मैं इस ऑर्गेनिक हिस्से को मैं रेड कलर से शो करता हूँ, एक हिस्सा ऑर्गेनिक होता है, और दूसरा हिस्सा जो है एक ऐसा हिस्सा होता है जो कि इनऑर्गेनिक होता है, इसको मैं ब्लैक कलर से शो करता हूँ। मतलब नॉन प्रोटीनस जो साइड है उसमें भी दो हिस्से हैं, एक ऑर्गेनिक दूसरा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब जो उसने खुद बनाया है जानदार ने, इनऑर्गेनिक मतलब जो उसने कहीं और से लिया है। कहीं और से किसको लिया जाएगा, आप कहेंगे सर किसको लिया जाएगा, सोडियम को, आयरन को, जिंक को। तो आप बोलते हैं सर ये जो सारे आपने लिखे हैं ये सारे इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं, दे आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। और इनका दूसरा नाम याद रखिएगा, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर का दूसरा नाम है सर, हम इनको प्यार से बोलते हैं सर दे आर कॉल्ड एक्टिवेटर, जो मैं पहले बता चुका हूं। तो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर होते हैं, इनको आप बोलते हैं सर दे आर कॉल्ड एक्टिवेटर। ऑर्गेनिक जो होते हैं उसमें भी आपके पास दो कैटेगरीज हैं। अब आप ऑर्गेनिक को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चा। उसका रीजन ये है कि आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चाहिए, तो मैं सारी चीजों को कवर करने वाला हूं आज के इस लेक्चर में। हमने तकरीबन हाफ वे देयर, वी आर हाफ वे देयर, आधा तकरीबन हमने पढ़ लिया, बाकी आधा ही। चलते हैं आगे। तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक पार्ट है उसके अंदर दो चीजें हमारे पास, एक होता है टेम्पररी पार्ट, दूसरा होता है परमानेंट पार्ट। देखिएगा इजी सी चीज है। टेम्पररी पार्ट को आप बोलते हैं सर दैट्स कॉल्ड कोएंजाइम। टेम्पररी का मतलब होता है जब एंजाइम काम कर रहा होता है तो ये आते हैं, अटैच होता है, लेकिन जैसे एंजाइम ने काम कर लिया तो ये निकल के चले जाता है। इसका एग्जांपल कौन है, आप इसका एग्जांपल लिखेंगे NAD। NAD का फुल फॉर्म क्या है, अभी कमेंट करके बताइएगा मुझे NAD का फुल फॉर्म क्या है। और दूसरा है FAD, मैं हिंट के तौर पे बता देता हूँ, FAD का फुल फॉर्म है फ्लाविनामाइड एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो NAD का आपको बताना है फुल फॉर्म। तो NAD FAD जो है ये टेम्पररी पार्ट होता है, इसको आप को एंजाइम का नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड कोएंजाइम, क्योंकि टेम्पररी होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो परमानेंट होते हैं, जो एक बार मतलब ये कोफैक्टर जो है ये ऑर्गेनिक कोफैक्टर होगा, लेकिन ऑर्गेनिक में भी परमानेंट होगा। तो परमानेंट ऑर्गेनिक कोफैक्टर को आप क्या बोलते हो, प्रोस्थेटिक ग्रुप, इट्स कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसका एग्जांपल कौन है, आप बोलेंगे सर इसका एग्जांपल है क्लोरोफिल की पोरफिरिन रिंग। जो पोरफिरिन रिंग्स होती हैं क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर में होती हैं, ये जो पोरफिरिन रिंग्स होती हैं ये परमानेंट पार्ट होती हैं उसके अंदर। तो आप बोलते हैं सर दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, परमानेंट ऑर्गेनिक कोफैक्टर है जिसको आप प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम देते हैं। आई होप समझ में आ गया, इजी है। मैं क्विकली इसको रिव्यू करता हूँ। होलो एंजाइम मतलब एक ऐसा एंजाइम जिसमें प्रोटीनस और नॉन प्रोटीनस पार्ट दोनों, प्रोटीनस पार्ट को एपोएंजाइम, नॉन प्रोटीनस पार्ट को कोफैक्टर। कोफैक्टर दो होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक को एक्टिवेटर का नाम देते हैं जिसमें सोडियम, आयरन, जिंक ये सारी चीजें आती हैं। इनऑर्गेनिक में दो पार्ट आते हैं, दो चीजें आती हैं, टेम्पररी परमानेंट। टेम्पररी को बोलते हैं कोएंजाइम जैसे NAD FAD, परमानेंट को बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप जैसे कि पोरफिरिन रिंग ऑफ क्लोरोफिल। इज इट क्लियर, दैट्स इट, कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं सर हमारे पास कुछ एग्जांपल दें आप, कोई एंजाइम का एग्जांपल है आपके पास? जी हाँ बहुत सारे एंजाइम का एग्जांपल हमारे पास। जो टॉप पे आता है, जो पहली चीज है हमारे पास, तो आप बोलेंगे सर जैसे कि अमाइलेज एक एंजाइम है, किसको डाइजेस्ट करता है, तोड़ता है स्टार्च को। ये स्टार्च को तोड़ के किसमें कन्वर्ट कर रहा होता है, माल्टोज में, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक और एंजाइम है जिसका नाम पेप्सिन है, ये तोड़ता है प्रोटीन को, किसमें कन्वर्ट करता है, पेप्टाइड्स में। तो आप बोलेंगे सर ये इसका सबस्ट्रेट है, ये इसका प्रोडक्ट है, ठीक है। एंजाइम ये है, ये इसका सबस्ट्रेट, ये प्रोडक्ट। उसके बाद कैटालिस एक एंजाइम है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 पे काम करता है और उसको वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। उसके बाद लिपेस एक एंजाइम है जो लिपिड्स को तोड़ता है, उसको फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरोल में कन्वर्ट करता है। तो ये कुछ कॉमन से एंजाइम है जो आपको लाजमी पता होने चाहिए, ये चार तो पता होने चाहिए, लाजमी है। कुछ एडिशनल आप अपनी तरफ से याद कर सकते हो। ओके आगे चलें। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पीएच। लेकिन मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पीएच और सबस्ट्रेट पे आऊं इससे पहले मैं जा रहा हूं डायरेक्टली इन पॉइंट्स पे जो क्विकली हम कवर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, कि सर मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम क्या होता है, एंजाइम का कैसा मोड है, वो कैसे काम करता है। तो हमने जब एंजाइम के काम करने के तरीकों को देखा तो हमने देखा सर जब एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलते हैं, मैंने लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, फॉर्मूला लिखा है
सर जब एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलते हैं तो बनता है ES कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इनकी जुड़ी हुई फॉर्म को बोलते हैं। जब आप एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में चिपकते हैं, एक्टिव साइड पे सबस्ट्रेट चिपक जाता है, तो ये मिलके बनाते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आगे जाके जब थोड़ी देर के बाद रिएक्शन हो जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में, जिसको EP कॉम्प्लेक्स बोलता है। और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स जैसे ही एंजाइम और प्रोडक्ट अलग हो जाते हैं तो आप बोलेंगे सर एंजाइम अलग प्रोडक्ट अलग। मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं ये वाला पार्ट, विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। नोट कीजिएगा, जैसे ही एंजाइम ने सबस्ट्रेट को कन्वर्ट किया प्रोडक्ट में, आपको पता है लास्ट में एंजाइम वैसा का वैसा रहता है। ये बड़ी कमाल की बात है। एंजाइम की सबसे बड़ी मैं समझता हूं जो प्रॉपर्टी वो ये है कि ये विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इस्तेमाल होता है। मीन इनको आप बार बार रीयूज कर सकते हो। एक एंजाइम आया, उसने क्या किया, कोई केमिकल रिएक्शन करवाया, लेकिन वहां पे वो खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो बार बार इस्तेमाल हो रहा है। ये इसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। तो आप बोलेंगे सर ये रीयूजेबल होता है, ये विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड बार बार रिएक्शंस को करते रहते हैं। तो आप बोलते हैं सर एक एंजाइम बार बार यूज हो सकता है। आगे चलें तो अब ये मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम हमने समझ लिया कि सर एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, वो कन्वर्ट हो जाता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो जाता है एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। यहां तक तो क्लियर हो गया। लेकिन सर कैसे, ये हो गया, लेकिन कैसे काम करता है, थोड़ा और वजाहत करें। तो इसके लिए हमारे पास दो थ्योरीज है जो हमें क्या बताती है, जिसमें पहली थ्योरी है कीलॉग मॉडल। कीलॉग मॉडल जिसको देने वाले साइंटिस्ट है एमिल फिशर। मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूं, आपका टाइम भी बचे और हम की पॉइंट्स के ऊपर ही मेनली फोकस करें इसीलिए। तो कीलॉग मॉडल को देने वाले एमिल फिशर थे, जिन्होंने 1894, डेट नोट कीजिएगा, 1894 में कीलॉग मॉडल उन्होंने पेश किया। इस मॉडल में वो आसान लफ्जों में ये बोलते हैं, वो कहते हैं कि सर जो एंजाइम होता है, जो एंजाइम की एक्टिव साइट है, ये देखें एंजाइम की एक्टिव साइट है, उन्होंने कहा एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है सबस्ट्रेट एग्जैक्टली फिट्स इनटू द एक्टिव साइट। कहते हैं जो सबस्ट्रेट होता है उसकी शक्ल, सबस्ट्रेट की जो शक्ल है वो बिल्कुल एंजाइम की एक्टिव साइट की जैसी होती है। ये एंजाइम की शक्ल देखें आप और ये इसके एक्टिव साइट की शक्ल देखें, तो कहता है कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के अंदर फिट होने के लिए बने होते हैं। और जरा सा भी अगर इसकी शेप में, सबस्ट्रेट की शेप में चेंज आया तो एंजाइम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। बस यही बोलते हैं। कहते हैं ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी खास ताले को खोलने के लिए कोई खास चाबी इस्तेमाल करोगे, दूसरी चाबी नहीं लगेगी। आसान लफ्जों में यही बोल रहा है। ये कह रहा है कि सबस्ट्रेट जो है वो एग्जैक्टली फिट होता है एक्टिव साइड में अगर उसका शेप जो है उसका कॉम्प्लीमेंट्री हुआ। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब बिल्कुल मैचिंग हुआ तो ही फिट होगा। समझ में आ गया? पहली पॉइंट ये हो गया, कीलॉग मॉडल क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा मॉडल है हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल दिया गया 1958 में। इसको देने वाले एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर डेनियल कॉशलैंड। डेनियल कॉशलैंड ने 1958 में ये मॉडल दिया। इस मॉडल में उन्होंने कहा कि सर एंजाइम चेंजेस शेप स्लाइटली टू फिट द सबस्ट्रेट। इन्होंने एक एडिशनल पॉइंट यहाँ पे दी। उन्होंने कहा कि सर जो एंजाइम होते हैं वो इतने सख्त नहीं होता, ताले की तरह वो इतने सख्त नहीं होते कि वो बस एक ही चाबी से खुले बाकियों से ना खुले, नहीं। उन्होंने कहा एंजाइम तो बने ही प्रोटीन के हुआ और प्रोटीन हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट होता है। तो उन्होंने कहा ये रिजिड नहीं होते। कीलॉग मॉडल बोलता है एंजाइम रिजिड होता है। रिजिड का मतलब होता है वो रिलेटिवली फ्लेक्सिबिलिटी उनमें नहीं है, वो एक फिक्स शेप में होता है। लेकिन जो इंड्यूस फिट मॉडल है वो बोलता है नहीं, ये एंजाइम जो होते हैं वो रिजिड नहीं होते, लेकिन उसकी जगह पे उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और उन्होंने कहा कि अगर एंजाइम के सबस्ट्रेट में अगर थोड़ा सा चेंज आ जाए तो वो उसको बिल्कुल मना नहीं करेगा, बल्कि वो अपनी स्लाइटली थोड़ी सी शेप को चेंज करेगा। कौन? पता है? सबस्ट्रेट नहीं, एंजाइम अपने आप को चेंज करेगा ताकि अपने सबस्ट्रेट को अपने अंदर ले सके और उसको अच्छे तरीके से कैटालाइज कर सके, उसका रिएक्शन कर पाए। तो आप बोलेंगे सर ये मॉडल दिया था इंड्यूस फिट मॉडल किसने? डेनियल कॉशलैंड ने। इसने कहा एंजाइम सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं। इसने कहा एंजाइम हार्ड होते हैं। इसने कहा ये लॉक ऑन की तरह काम करते हैं। और इसने कहा कि ये इंड्यूस करते हैं, सबस्ट्रेट जो है उसको फिट करने के लिए एंजाइम इंड्यूस करके उसको अपने अंदर फिट कर देता है। आई होप समझ में आ गया। उसके बाद लास्ट है हमारे पास एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन, एंजाइम इनहिबिशन का मतलब होता है कि एंजाइम रुकते कब है, कैसे रुकता है। तो हमने एक नोट किया है चीज, हमने नोट किया है कि दुनिया के अंदर कुछ ऐसी भी चीजें जो कि एंजाइम को रोकती हैं, दे आर कॉल्ड इनहिबिटर। दे आर कॉल्ड इनहिबिटर, जैसे कि मर्क्यूरी, कैडमियम, एंटीबायोटिक। जब आप एंटीबायोटिक खाते हो ना तो वो एंटीबायोटिक आपकी बॉडी में जाते हैं और वो बैक्टीरिया को मारने के लिए उन्हें बैक्टीरिया के वो जो एंजाइम होते हैं उनको ब्लॉक करता है। तो ऐसे वो काम कर रहे होता है। तो हमने नोट किया है कि एंजाइम को रोकने के दो तरीके हैं, एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन।
आसान लफ्जों में बता रहा हूँ, बिल्कुल एक एक लाइन में समझा रहा हूँ मैं आपको। ये बोला कि सर अगर इनहिबिटर बाइंड हो जाए एक्टिव साइड पे तो आप बोलेंगे इसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये एक एंजाइम है, ये काम करने के लिए रेडी है और ये अपने सबस्ट्रेट को ढूंढ रहा है। सपोज करें ये इसका सबस्ट्रेट है, ये इसकी तरफ आ रहा है और इसके अंदर फिट होने जा रहा है, और फिट होने के बाद ये उसको तोड़ेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, ये इजी है, पता है हमें। लेकिन सपोज करें इसके आने से पहले ही एक इनहिबिटर इसकी शेप लेके आ गया और इसकी एक्टिव साइड में फिट हो गया, उसने सबस्ट्रेट को आने से रोक दिया, तो एंजाइम तो काम करेगा नहीं, क्योंकि ये तो इनहिबिटर है, इसको तोड़ नहीं सकता। ये तो आया है सिर्फ ब्लॉक करने के लिए, ताकि सबस्ट्रेट यहाँ पे अटैच ना हो पाए, मतलब कि एंजाइम काम ना कर पाए। तो आप बोलेंगे सर इससे क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी, और जब एंजाइम की एक्टिविटी कम हो रही है तो इसको बोलते हैं एंजाइम इनहिबिशन। लेकिन इसमें जो इनहिबिटर है वो कहाँ बाइंड हो रहा है, एलोस्टेरिक साइड पे, एक्टिव साइड पे। तो आप बोलेंगे सर एक्टिव साइड पे, तो अगर एक्टिव साइड पे बाइंड हो कोई भी इनहिबिटर तो आप इस इनहिबिशन को बोलेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, क्योंकि वो कंपटीशन कर रहा है किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ। इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। हमने नोट किया कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है वो रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल का मतलब होता है इसको आप ठीक कर सकते हो। कैसे, आप चाहो तो इसको निकाल के फेंक सकते हो। कैसे निकाल के फेंक सकते हो इनहिबिटर को, आप सबस्ट्रेट की क्वांटिटी को बढ़ा दो। जब सबस्ट्रेट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो सबस्ट्रेट खुद ही इसको भगा देंगे यहाँ से और वो आके अटैच हो जाएंगे, फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो ये चीज देखिए हमने कॉम्पिटिटिव में। दूसरा हमारे पास होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एक ऐसी इनहिबिशन है जिसके अंदर इनहिबिटर बाइंड्स टू द एलोस्टेरिक साइड। इसमें जो इनहिबिटर होता है वो एक्टिव साइड पे नहीं बल्कि एलोस्टेरिक साइड पे अटैच होता है। जैसे कि ये एक एंजाइम है, इसका सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट अटैच होने आ रहा है, लेकिन इससे पहले कि सबस्ट्रेट अटैच हो एक इनहिबिटर आके एलोस्टेरिक साइड पे अटैच हो गया। लेकिन आप कहेंगे सर ये तो एलोस्टेरिक साइड पे हुआ है, इसका असर क्या होगा, ये तो अच्छी बात है, ठीक है वहां पे जगह पड़ी, एक्टिव साइड तो खाली है। नहीं, जब ये एलोस्टेरिक साइड पे अटैच होता है तो इसके अटैच होने की वजह से जो एक्टिव साइड होती है उसकी शेप चेंज हो जाती है, ऐसे शक्ल चेंज हो जाती है। और जब एंजाइम की शक्ल चेंज होने लगे तो आप बोलेंगे सर जब एंजाइम की शक्ल एक्टिव साइड चेंज हो जाए तो आप बोलेंगे सर अब जो एंजाइम है वो हो गया डीनेचर। इसको बोलते हैं डीनेचर। डीनेचर मीन when there is a change in the shape, in the structure of enzymes shape or structure, enzymes active site is called denature. When there is a change in enzymes active site due to any reason, it is called denature. तो और जब डीनेचर हुआ तो आप कहेंगे अब ये एंजाइम सर किसी काम का नहीं है, एक्टिव साइड ही खराब होगी, किसी को अटैच करेगा नहीं। तो हमने नोट किया है कि सर जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है उसमें पहली चीज इनहिबिशन जो है उसमें एलोस्टेरिक साइड पे अटैचमेंट होती है, और ये जो इनहिबिशन है ये इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल मतलब ये एक बार अटैच हुआ, एंजाइम खराब हुआ, दोबारा ठीक नहीं होता। ये हो गया नॉन कॉम्पिटिटिव। समय आ गया, इजी है। लास्ट पॉइंट पे चलते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं कि सर एंजाइम के ऊपर टेम्परेचर का असर कैसे होता है, एंजाइम के ऊपर पीएच का असर कैसे होता है, और एंजाइम के ऊपर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का असर कैसे होता है, ये पढ़ने वाले हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मिसाल के तौर पे आप क्या करें, ये ग्राफ बनाए, ये जो आपको एल दिखाई दे रहा है असल में एक मैंने ग्राफ बनाने के लिए चीजें एडवांस में ड्रॉ करके रखी है। तो हमने ग्राफ बनाने की कोशिश की है। यहां पे आप शो करते हैं एक्टिविटी और यहां पे आप सपोज करते हैं टेम्परेचर। पहले मैं टेम्परेचर की बात करता हूं। सपोज करें मैं यहाँ पे टेम्परेचर लिखता हूँ सर, जैसे कि मैं स्टार्ट करता हूँ 0 सेंटीग्रेड, 10 सेंटीग्रेड, उसके बाद 15 सेंटीग्रेड, फिर 20, फिर 25, फिर 30, ऐसे मैं इसको थोड़ा और लेके जाता हूँ आगे, फिर मैं करता हूँ इसको 35 और फिर 40 सेंटीग्रेड। ठीक है, ऐसे करके लेके जाता हूँ। हमने नोट किया कि अगर आपके पास एक एंजाइम फ्रीज है, फ्रीज मतलब जो 0 सेंटीग्रेड पे पड़ा हुआ है, हमने जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो हमने देखा ग्राफ ऊपर जाने लग रहा है। ये जब आगे लाइन बढ़ रही है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जब ये लाइन ऊपर जा रही है तो इसका मतलब एक्टिविटी भी बढ़ रही है। तो हमने नोट किया कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ेगी, लेकिन हमने नोट किया कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो नीचे गिरती है। इसका मतलब है कि एक ऐसी खास पॉइंट होती है जहां पे पहुंचने के बाद अब एंजाइम की एक्टिविटी नहीं बढ़ती बल्कि वो कम हो जाती है। हमने नोट किया कि वो मैक्सिमम पॉइंट कौन सी है, पता है, 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारी बॉडी का, इसको बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जगह थोड़ी कम है असल में, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर उस टेम्परेचर को बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम मीन मोस्ट फेवरेट टेम्परेचर, फेवरेबल टेम्परेचर।
इस फेवरेबल टेम्परेचर पे आपके एंजाइम मोस्टली बेहतरीन काम करता है, वो 37 है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर कम करो, 37 से बॉडी का टेम्परेचर कम करो तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर एंजाइम जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, इनहेबिट हो जाएंगे, इनहेबिट, वो काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप 37 से ऊपर करो तो टेम्परेचर अगर बढ़ाते जाओ तो आप बोलेंगे सर शुरू में तो इनहेबिट होंगे, लेकिन आगे चल के ये इनहेबिट के साथ और क्या हो जाएंगे, डीनेचर। लेकिन टेम्परेचर कम करने से डीनेचर नहीं होंगे। आपको पता है, आप एक केक उठा के फ्रिज में रखें वो, और दूसरी तरफ आप केक को उठा के आग पे रखें, तो आप पता है आग पे जो रखा वो केक है वो खराब हो जाएगा, वो पूरा पिघल जाएगा, आपके खाने के लायक नहीं रहेगा। लेकिन फ्रिज वाला नहीं रहेगा, हालांकि टेम्परेचर उसका गिरा हुआ है। तो आप बोलेंगे टेम्परेचर को गिराने से एक्टिव खराब, ये एंजाइम खराब नहीं होते, लेकिन टेम्परेचर को बढ़ाने से उसकी एक्टिव साइड खराब हो जाती है। लेकिन फेवरेबल ऑप्टिमम टेम्परेचर कौन सा है, 37। क्लियर हो गया। यहाँ पे टेम्परेचर, पीएच की बात करते हैं। हमने पीएच में नोट किया है, हम यहाँ पे लिखते हैं एक्टिविटी, ये है पीएच। पीएच का पता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन में एक स्केल होता है पीएच स्केल, ये स्टार्ट होता है तकरीबन 1 से और खत्म होता है 14 पे। इस पे 7 जो है वो न्यूट्रल पॉइंट होता है। तो हमने नोट किया कि पीएच के हिसाब से हर एंजाइम की एक अपनी फेवरेबल पॉइंट है। जो पेप्सिन होता है, ये एक एंजाइम है जिसका नाम पेप्सिन। पेप्सिन की जो फेवरेबल पीएच है वो तकरीबन है 1.5 से 2.5। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1.5 से लेके 2.5 पे एंजाइम कौन सा, पेप्सिन, बेस्ट काम करता है। वहीं पे जो अमाइलेस है वो काम करता है 8.4 पे। 8.4 पे कौन काम करता है, अमाइलेस। तो आप बोलेंगे सर पीएच का जो असर है वो सब पे अलग होता है, लेकिन हमने नोट किया है कि ज्यादातर जो हमारी बॉडी में एंजाइम है उनके लिए फेवरेबल पीएच कौन सी है, 7 मोस्टली। तो आप बोलेंगे सर उस पीएच को हम नाम देते हैं सर दैट पीएच इज कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम पीएच पेप्सिन की कितनी है, 1.5 से 2.5। एवरेज कितना बताओगे आप बताओगे सर 2। उसके बाद इसका अमाइलेस का कितना है, 8.4 या 8.2। उसके बाद ऑप्टिमम पीएच सभी बॉडी के एंजाइम्स के लिए कितनी है, तकरीबन 7। समझ आ गया। लास्ट चीज है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के हिसाब से हमने नोट किया कि सर एंजाइम पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का क्या असर है। सपोज करें आपके पास 10 एंजाइम है और आपके पास सबस्ट्रेट है 1। आपने क्या किया, एक सबस्ट्रेट उठा के 10 को दिया, वो तो उसी टाइम पे चट कर देंगे, खत्म कर देंगे। फिर आपने 2 सबस्ट्रेट दिए तो एक्टिविटी और बढ़ेगी, वो चट कर देंगे जल्दी। तीसरा दिया, चौथा दिया, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। जब आप 10 सबस्ट्रेट दे देते हो 10 एंजाइम को, तब उसकी एक्टिविटी मैक्सिमम हो जाती है। लेकिन अब अगर आप उसको 11वां, 12वां, 13वां सबस्ट्रेट दोगे, अब उसकी एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। पता है, क्योंकि सारे एंजाइम काम पे लग चुके हैं, कोई फ्री है ही नहीं। तो आप बोलेंगे कि सर जब आप एक्टिविटी को नोट करते हैं और जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को आप बढ़ा रहे हो, लेकिन एंजाइम जो हैं वो इस कंडीशन में क्या होने चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब एंजाइम की छेड़छाड़ नहीं करनी है, आप सिर्फ किसको बढ़ा रहे हो, सबस्ट्रेट को बढ़ा रहे हो। तो आप जैसे जैसे सबस्ट्रेट को बढ़ाओगे तो हमने नोट किया कि एक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन एक पॉइंट के बाद एक्टिविटी सेम हो जाएगी। क्यों सेम हो जाएगी, आप बोलेंगे सर अब सारे एंजाइम काम पे लग गए। आप उसी पॉइंट को, जहां से एक्टिविटी सेम हो गई, उसी पॉइंट को बोलते हो पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। यहाँ पे थोड़ा दूसरे मार्कर से लिखता हूं, यस। आप बोलेंगे सर उसी पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन का मतलब होता है ये एक ऐसी पॉइंट है जब जहां पे सारे एंजाइम काम पे लग चुके हैं, कोई फ्री नहीं है। दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया, जिसके अंदर हमने पढ़ा एंजाइम क्या होता है, उसकी बेसिक डेफिनेशन, उसको किसने नाम दिया, एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, एंजाइम की स्ट्रक्चर कैसी बनी होती है होलो एंजाइम की। उसके बाद हमने पढ़ा कि एंजाइम के एग्जाम्पल कौन से हैं, फिर मोड ऑफ एक्शन और 2 इंपॉर्टेंट थ्योरीज पढ़ी हमने, एंजाइम की इनहिबिशन भी पढ़ी, एंजाइम के टाइप्स भी पढ़े, एग्जाम्पल भी पढ़े, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, पीएच एंड सबस्ट्रेट भी पढ़े। तो आज के इस वन शॉर्ट लेक्चर में हमने कवर किया है एवरी एस्पेक्ट ऑफ एंजाइम। सो मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। हम जल्दी आपके साथ शेयर करने वाले हैं एंजाइम से रिलेटेड एक मॉक टेस्ट। थैंक यू सो मच।